हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। सो पहले तो मैं आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था 75th एनिवर्सरी थी। 76th इंडिपेंडेंस डे था लेकिन एनिवर्सरी 75th थी, है ना। तो उसके लिए बधाइयाँ। और मैं उसी काम में मैं बिज़ी था पिछले 4-5 दिनों से। आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो फॉर यू ऑल। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इन 3-4 दिनों में। बट नाउ आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार का हो चुका है, तो नाउ वी विल अगेन स्टार्ट विद न्यू रिगर एंड न्यू विगर, ताकि हम और अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप लोगों के लिए भी उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपने अच्छे से न्यूज़ एनालिसिस कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से कर लिया होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सारे न्यूज़ आइटम्स जो भी इंपॉर्टेंट हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज का जो पेपर है इसमें मैं 12, 13, 14, 15 की जितने भी न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर करूँगा, प्लस आज का पूरा एनालिसिस विद द एडिटोरियल, ठीक है ना। तो कहीं कुछ छूट जाए, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि मैं आप लोग को बताऊं या समझाऊं, तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए जो सवाल हम देते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव में, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है लेक तंगानाइका इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि लेक तंगानाइका इनमें से कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज ईस्ट अफ्रीका, सेकंड इज साउथ अमेरिका, थर्ड इज वेस्टर्न यूरोप, या डी नॉर्थ अमेरिका। तो लेक तंगानाइका इनमें से कहाँ लोकेटेड है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स विच प्रीसीड्स ऑफ आइलैंड आर्क्स ड्यू टू कन्वर्जेंस। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली आप सबने पढ़ा होगा कि देर आर ओ कोलिजन, ओ सी कोलिजन एंड सी सी कोलिजन, ठीक है ना। तो इन कोलिजन्स में जब ओ सी या सी सी या ओ सी और ओ हो रहे हों तो वहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक आर्क्स बनते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होगा। तो ये ऑर्डर पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में बनते हैं। ऑप्शन अब आपके सामने है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कंप्रेशन, फोल्डिंग, ट्रेंचिंग एंड वल्केनिज्म। डी है फोल्डिंग, कंप्रेशन, थ्रस्टिंग एंड वल्केनिज्म। सी है कंप्रेशन, थ्रस्टिंग, फोल्डिंग एंड ट्रेंचिंग। एंड लास्ट है डी है कंप्रेशन, फोल्डिंग, वल्केनिज्म एंड ट्रेंचिंग। तो इसमें से आपको बताना है क्या करेक्ट ऑर्डर होगा इवेंट्स का ऑफ आइलैंड आर्क ड्यू टू कन्वर्जेंस। आइलैंड आर्क्स के बनने का क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज डाइसेक्टेड प्लेट्यू। इनमें से किसको हम डाइसेक्टेड प्लेट्यू कह सकते हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं तिब्बतन प्लेट्यू, बी डेक्कन प्लेट्यू, सी कटंगा प्लेट्यू, या डी लॉरेंशियन प्लेट्यू। इनमें से किसको डाइसेक्टेड प्लेट्यू हम कहेंगे, ठीक है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक एक करके अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पॉज करके एटलीस्ट अगर एक भी आपसे बन रहा है तो आप अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितने सही किए। तो देखो पहला जो सवाल था वो ये तंगानाइका का, ये ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है लेक, है ना। लेक रेडोल्फ, लेक विक्टोरिया, लेक तंगानाइका, ये सारी वही है। लेक अल्बर्टा ये भी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इवेंट्स का ऑफ वोल्केनिक आर्क, आइलैंड आर्क्स। तो इसमें सबसे पहले देखो कंप्रेशन होता है। जब भी इधर से ऐसे दोनों प्लेट्स मिलते हैं तो कंप्रेशन तो नंबर 1 होगा ही होगा। तो देखो ए में भी कंप्रेशन नंबर 1 है और बी में नहीं है, सी में है और डी में है। तो अब ए सी डी में होगा, ठीक है ना। अब कंप्रेशन के बाद ऑब्वियसली क्या होगा आपका, जैसे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद थोड़ा सा आपका फोल्डिंग होगा, है ना। बल्जिंग या फोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बल्जिंग होती है, फोल्डिंग होती है। ए कंप्रेशन है, दूसरा फोल्डिंग हो गया। ये इसमें नहीं है कंप्रेशन, फोल्डिंग अब इसमें है। तो ए और डी में हो गया। अब पहले वल्केनिज्म होगा कि पहले ट्रेंचिंग होगी, कॉमन सेंस लगाओ। देखो पहले वल्केनिज्म नहीं होगा, ऐसे वल्केनिज्म इतना जल्दी नहीं होता है। देखो क्या होता है, वल्केनिज्म जल्दी नहीं होता है। वल्केनिज्म के लिए पहले आपका पूरा एक प्लेट सबडक्ट करेगी। वल्केनिज्म केवल और केवल वहीं होगा जहाँ पे आपका सबडक्शन होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि वल्केनिज्म कभी भी, जैसे सीसी कोलिजन है ना, सीसी कोलिजन है सपोज करो, तो सीसी कोलिजन में वल्केनिज्म नहीं होता है। वल्केनिज्म आपका वहीं होता है जहाँ पर एक जो प्लेट इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है आपकी, दैट इज योर ओशियानिक प्लेट, है ना। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, फिर ओशियानिक प्लेट जैसे अंदर गई, यहाँ ट्रेंचिंग पहले हो गई ना, तो ट्रेंच तो पहले बनेगा, वल्केनिज्म बाद में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए,
भाई देखो मैंने आपको बोला वल्केनिज्म वहीं होता है पॉसिबल जहाँ पे एक प्लेट आपकी ओशियानिक हो, क्योंकि सबडक्शन होगा ही वहीं पे। अब सबडक्शन जहाँ होगा वहीं वल्केनिज्म होगा, तो ये आपका केवल पॉसिबल है ओ सी में या ओ में पॉसिबल है। वहीं पे तो ओ वाली जो हो जाएगी ओशियानिक क्रस्ट अंदर चला जाएगा ना दोनों केसेस में। अब जैसे ही आ जाता है अंदर वैसे पहले आपकी ट्रेंचिंग हो गई, ट्रेंचिंग होते ही आपका वल्केनिज्म होने लगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज था, लेकिन ईजिली था। डाइसेक्टेड प्लेट्यू इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तिब्बतन प्लेट्यू इज द डाइसेक्टेड प्लेट्यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, आज का सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। बहुत ही प्यारा आसान सवाल है। 120 लोगों का ग्रुप है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स, 80 उसमें से इंडियंस हैं एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स, मतलब कि 40 फॉरेनर्स हो गए। 70 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इस ग्रुप में 70 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, आपको बताना है नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 120 पर्सन्स का ग्रुप है, 80 इंडियंस हैं, रेस्ट ऑफ दीज आर फॉरेनर्स, 70 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश 70 लोग उसमें से इंग्लिश बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना, तो यू कैन डू दैट। अब हम मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहले आज के फ्रंट पेज की एक न्यूज़ देख लेते हैं। कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। अब कल का जो ये स्पीच है प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर ये लिखा गया है कि कल जो उन्होंने 2 मेजर प्रॉब्लम्स बताई इंडिया की, वो बताई हैं, एक तो नेपोटिज्म और दूसरा जो है वो करप्शन का प्रॉब्लम है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? नेपोटिज्म वो कंगना रनावत वाला काफ़ी फेमस हुआ था, आपको पता होगा। नेपोटिज्म का मतलब होता है जब व्हेन यू यूज़ और मिसयूज़ योर पावर ऑफ पोजीशन इन ऑर्डर टू बेनिफिट योर फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स, ठीक है ना। जब आप अपनी पावर या पोजीशन का मिसयूज़ करते हो और अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को उसका बेनिफिट दिलाते हो, तो बेसिकली तो दैट इज नोन एज नेपोटिज्म। करप्शन आप सबको पता होगा, मिसयूज ऑफ पावर, है ना, फॉर फर्दरिंग योर इंटरेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है कि ये जो था वो 76th इंडिपेंडेंस डे था। कल कई लोगों ने ये भी डाला था कि ये 76th एनिवर्सरी है, नहीं, एनिवर्सरी 75th है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे 76 है। कॉमन सेंस लगाओ ना। देखो पहला तो इंडिपेंडेंस डे था वो 1947 में था, लेकिन वर्षगांठ जिसको बोलते हैं, एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं, वो तो 1948 में पहली रही होगी ना, मतलब एक साल बाद ही तो एनिवर्सरी हो सकती है। तो इसलिए 75th एनिवर्सरी है एंड इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी द 76th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लैरिटी रखना है आप लोग। अब आगे देख लो, यहाँ पे आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे दोनों चैलेंजेस के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात की। इसके अलावा उन्होंने कई चीज़ें बोली, जैसे कि विमेन की रिस्पेक्ट करना, विमेन के अगेंस्ट जो आप प्रेजुडाइस या आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको रिमूव करना। दिस इज द थिंग। दिस वाज द 9th कंसेक्यूटिव टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डिलीवरिंग द स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। इसके अलावा पंच प्राण 5 रिजॉल्व्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंच प्राण या 5 रिजॉल्व्स उन्होंने दिए हैं टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फॉर द कंट्री बाय 2047, 2047 तक के लिए पंच प्राण का एक उद्घोष कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने किया है। लेट मी टेल यू दैट, ठीक है ना, 5 थिंग्स विच शुड बी डन। और ये अमृत काल कहला रहा है। ये आप सबको पता है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव रहेगा, इसके बाद से 2047 तक का जो समय है, यानी कि ये जो आने वाले 25 साल हैं, इनको अमृत काल के रूप में किया जाएगा सेलिब्रेट। और इसमें हम एक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया की नींव रखेंगे। वी आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। पंच प्राण क्या है? दीज आर द 5 रेजोल्यूशंस टू हेल्प इंडिया बिकम डेवलप्ड नेशन इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। जो अमृत काल है उसमें भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में बनाने के लिए पंच प्राण यानी कि 5 रेजोल्यूशंस, ठीक है ना। पहला देखो लिखा है, एवरी इंडियन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग दिस कंट्री, एवरी इंडियन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग द कंट्री। 100% फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, 100% आज़ादी फ्रॉम गुलामी। थर्ड, टेकिंग प्राइड इन इंडियन हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज में हमको अब प्राइड लेना चाहिए, मतलब हमको भी प्राइड लेना चाहिए। इंश्योरिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमको यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंपॉर्टेंस देना है। एवरी सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, है ना, हर सिटीजन को अपने एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दीज आर द 5 रेजोल्यूशंस या फिर पंच प्राण जिसको बोलते हैं फॉर दिस, है ना। क्या क्या है? 100% फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, इंडिया शुड बी मेड अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग मतलब इंडिया, हर व्यक्ति को फोकस करना चाहिए ऑन डेवलपिंग दिस कंट्री।
टेकिंग प्राइड इन इंडियन हेरिटेज में प्राइड लेना, इंश्योरिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड एवरी सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एवरी सिटीजन शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अनफर्ड नेशनल फ्लैग अमिड 21 गन शॉट्स एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड हॉविट्जर गन ATAGS, ये भी याद रखना। ATAGS क्या है? ये इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड हॉविट्जर गन है। दिस इज द हॉविट्जर गन ATAGS एंड दिस वाज देयर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसके अलावा उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म पे फोकस किया, बट दैट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, लेस ऑफ अ नेशनल थिंग, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो लिखा है हुमायूंस टूम के बारे में। क्या है? हुमायूंस टूम को भी तिरंगे से सजाया गया था। हुमायूंस टूम के बारे में एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये एक चारबाग स्टाइल का टूम है। याद रखिएगा चारबाग स्टाइल क्या है कि चारों तरफ से 4 साइड्स में यहाँ पे एक बाग बनाया जाता था, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और ये मुग़ल आर्किटेक्चर की बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है चारबाग स्टाइल। अच्छा, हुमायूं टूम जो है ना, याद रखिएगा कि ये मुग़ल एम्परर तो सेकंड था, बाबर के बाद हुमायूं ही था, ये आपको पता होगा। ये उसकी विडो जिसका नाम था बीगा बेगम, हाजी बेगम जिसे बोलते हैं ना, बीगा बेगम, याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, बीगा बेगम या हाजी बेगम भी कई लोग इसको जानते हैं, तो उनके द्वारा बनवाया गया था। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग। एंड हुमायूंस टूम कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। आई थिंक ये वही निज़ामुद्दीन के आगे उधर साइड स्टेशन की तरफ से जब जाते हैं तो वह बना हुआ है, ठीक है ना। एंड आर्किटेक्ट जिसका था वो मिराक मिर्ज़ा घियाथ था। द मिर्ज़ा घियाथ, मैं लिख देता हूँ, मिराक MIRAK, मिराक मिर्ज़ा MIRZA घियाथ GIYATH, ठीक है ना। मिराक मिर्ज़ा घियाथ, ये इसका दैट वाज द थिंग। एंड ये सेंटर ऑफ अ लार्ज गार्डन, जिसको मैंने आपको बताया कि 4 फोल्ड स्टाइल में बनता है ना, जिसमें कि चारबाग स्टाइल जिसको बोलते हैं, उस चारों तरफ से, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हुमायूंस टूम के बारे में थे। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। विद गांधी 75 ईयर्स आफ्टर द फ्रीडम आर, तो यहाँ पे गांधी भवन की बात की गई या हैदरी मंजिल की बात की गई। तो ये नोट कर लो, लिख लो, अगर हैदरी मंजिल कभी आपको लिखा मिला, हैदरी मंजिल या गांधी भवन, उसी को गांधी भवन कहते हैं। एंड इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में लोकेटेड है, बेलेघाट रीजन में। और वहाँ पे कल जो है नेशनल फ्लैग काफ़ी लेट फहराया गया, इसके ऊपर ये न्यूज़ आर्टिकल आया था। गांधी भवन याद रखेगा। एंड 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में खाली ही रहा। इट्स अ सिंगल स्टोरी हाउस। जब गांधी जी 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था तो वो यहीं रुके हुए थे, गांधी भवन में ही थे। इसको हैदरी मंजिल भी कहा जाता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एटलीस्ट फॉर द सेक, है ना। आगे कुछ पुराने न्यूज़ आइटम्स भी हम देखेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग स्टार्टअप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो स्टार्टअप एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम का क्या स्टेटस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। याद रखेगा, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स ले लो चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम ले लो, इंडिया इज रैंकिंग 3rd ग्लोबली, है ना। ग्लोबली इंडिया इज रैंकिंग 3rd, मतलब USA चाइना अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद इंडिया इज रैंकिंग 3rd globally in the startup ecosystem and in terms of number of unicorns, ठीक है ना। इसके अलावा लेटेस्ट डेटा जो है, देर आर करेंटली 105 यूनिकॉर्न्स हैं, आउट ऑफ विच 44 वर बॉर्न इन 2021 एंड 19 इन 2022। ऑलरेडी 2022 में 19 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, 2021 में 44 और यूनिकॉर्न्स बने थे। यूनिकॉर्न्स मतलब कि $1 बिलियन से ज़्यादा जिसका वैल्यूएशन हो जाए, $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन जो है वो आपका यूनिकॉर्न्स कहलाते हैं, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। India's startup are not limited to only metros or big cities, as around 49% of the startups are from tier 2 and tier 3 cities. तो लगभग 49% जो startups हैं they are these unicorn startups are from the tier 2 and tier 3 cities. तो ये भी काफ़ी बड़ा एक कहना चाहिए कि अपने लिए एक गर्व की बात है कि न केवल मेट्रो सिटीज़ में बल्कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों में भी आपका मतलब छोटी छोटी जगहों में भी tier 2 tier 3 सिटीज़ में भी आपका इस तरीके से
स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ सिर्फ मतलब प्राइवेट फर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक वन साइडेड यानी कि सिर्फ पब्लिक या सिर्फ प्राइवेट पब्लिक इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा जैसे स्कीम्स भी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि स्कीम आपको याद रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इट इज़ ए अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम क्या है? निधि स्कीम, याद रखेगा। एंड इसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, याद रखेगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये DST की जो स्कीम है ये बेसिकली है फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशंस, मतलब कि आपका नॉलेज, आपके आइडियाज़ को इनोवेशन में कन्वर्ट करना और इसको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का रूप देना, इसका एम है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी अगर हम बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंक काफ़ी फिनोमिनल रही है। अगर हम देखें 46 हमारी 2021 में हमारी रैंकिंग 46 थी, और यही 2015 में जो हमारी रैंकिंग थी वो आपकी रैंकिंग थी इट वाज 81st। तो हम 81 से लेकर के कहना चाहिए हम आपके 46 तक आ चुके हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालता कौन है? तो ये एनुअल रैंकिंग है। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी इनसीड द्वारा, है ना। इनसीड नाम की बॉडी है वो इसको निकालती है, ठीक है ना। एंड उसे काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने भी अपना वो दिया। और पब्लिश इसको करता है वाइपो, याद रखिएगा, वाइपो इसको पब्लिश करता है। वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका 1967 में बना था, याद रखिएगा। वाइपो आपका 1967 में बना था, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा में है, याद रखिएगा। वाइपो का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पर है? जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आई होप ये सारे कुछ फैक्ट्स आप याद रखेंगे एंड इनको दिमाग में बिठा करके रखिएगा। दीज आर वेरी गुड। दूसरी जो न्यूज़ है वो है अभी एक विमेन है जिसने की फाइल की है पिटीशन दिल्ली कोर्ट में टू स्टॉप हर फ्रेंड who has been suffering from chronic fatigue syndrome। chronic fatigue syndrome से उनके जो फ्रेंड है, she is suffering from that, and इसीलिए इसको फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया, यूथेनेशिया आपको पता होगा ना, अरुणा शॉनबाग का बहुत फेमस केस है। देयर इज़ अ फेमस केस ऑफ अरुणा शॉनबाग, उसको आप एक बार देखिएगा। और इस यूथेनेशिया में नॉर्मली क्या होता है, वही आपका फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया जिसको हम बोलते हैं, वो होता है जिसमें कि फिजिशियंस के थ्रू उसकी जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, है ना। चाहे आपने देखा होगा कि जब अरुणा शॉनबाग का केस था तो काफ़ी उसमें डिस्कशन था, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं यूथेनेशिया के। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया, तीसरा होता है इनडायरेक्ट यूथेनेशिया, और चौथा होता है फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव यूथेनेशिया, है ना, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड होता है पैसिव यूथेनेशिया, तीसरा होता है आपका सेल्फ मतलब कि फिजिशियन असिस्टेड, और तीसरा होता है इनडायरेक्ट, चौथा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब पैसिव यूथेनेशिया को ही वॉलंटरी यूथेनेशिया बोलते हैं। पैसिव, देखो, पैसिव वॉलंटरी यूथेनेशिया क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द विड्रॉल और विदहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट एट द पेशेंट्स रिक्वेस्ट। पैसिव मतलब कि पेशेंट की रिक्वेस्ट पे जब आप उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग एज वेल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक है आपका एक्टिव यूथेनेशिया, है ना। और एक्टिव यूथेनेशिया में वही है, दैट इज़ नॉट विदाउट द कंसेंट होता है वैसे। और पैसिव यूथेनेशिया को ही आपका क्या बोलते हैं? वॉलंटरी यूथेनेशिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन वॉलंटरी भी हो सकता है, जैसे कि मान लो पेशेंट जो है वो कंसेंट लेने की हालत में ही नहीं है। सपोज करो पेशेंट कंसेंट देने की हालत में नहीं है, तो उसको फिर नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अब ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है? तो इसको याद रखिएगा, मायाल्जिक इंसेफेलोमाइटिस,
MECFS बोलते हैं, मायालजिक इंसेफेलोमाइलिटिस, ठीक है ना, मायालजिक इंसेफेलोमाइलिटिस याद रखिएगा, MECFS उसको कहा जाता है। इट्स अ सीरियस debilitating disease that affects the nervous system, the immune system and body's production of energy। तो ये एक तरीके से बॉडी का नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और बॉडी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, मतलब आप ब्रश भी करेंगे ना तो आप इसके बाद कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे पूरे दिन में, तो मतलब ये इतना ज़्यादा हुआ था। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम उसको कहते हैं, मायालजिक इंसेफेलोमाइलिटिस MECFS। इट्स अ डिसीज, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और बॉडी के जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। एनर्जी करेंसी क्या होती है बॉडी की, ये तो आपको पता ना, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी प्रोसेस से रिलेटेड होती है एनर्जी प्रोडक्शन की, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी एडेड क्वेश्चंस जो कि इससे बन सकते हैं, ठीक है। इसका कोई अभी तक इलाज ऐसा देखने को मिला नहीं है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़ हैज़ बीन फाउंड एज ऑफ नाउ। बिगेस्ट सिस्टम तो वही है कि लोअर्ड एबिलिटी टू डू एनी एक्टिविटी, मतलब कि जब आप इस बीमारी से जूझ रहे होते तो यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी, यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी एंड इट इज़ मतलब वही है कि डिबिलिटेटिंग डिसीज़ है, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप यू जस्ट फील टायर्डनेस एवरी डे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस डिसीज़। आगे मूव करते हैं, अगला जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम देख लेते हैं। नमस्ते इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब नाम देखो बहुत ही क्लियर है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अभी इन्यूमरेट करेगी ऐसे लोगों को जो सीवर्स क्लीन करते हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्यूमरेट दोज पीपल हु आर क्लीनिंग सीवर्स नाउ। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, इट इज़ नाउ डूइंग अ नेशन वाइड सर्वे एंड इट विल इन्यूमरेट ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग ऑफ हैजार्डस सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे हर व्यक्ति को इन्यूमरेट करेगी, उनका डेटा इंक्लूड करेगी, ठीक है ना। 2017 से अभी तक लगभग 351 डेथ्स हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड ये सर्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन लोगों को ट्रैक किया जा सके, टैप किया जा सके, है ना। ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो भारत में प्रोहिबिटेड है इन इंडिया, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ठीक है ना। अब ये जो है ये नमस्ते स्कीम का पार्ट है आपका जो ये सर्वे है, दिस इज़ पार्ट ऑफ नमस्ते स्कीम यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। वही है कि मतलब लोगों के द्वारा इसको ना किया जाए एंड द मशीन should be used instead of that, है ना। एंड वैसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया मैनुअल स्कैवेंजिंग और सैनिटेशन में क्या डिफरेंस है। तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैनिटेशन वर्क एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग नो लॉन्गर टेक्स प्लेस इन द कंट्री एज ऑल मैनुअल स्कैवेंजर्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर एंड इनरोल्ड इन द रिहेबिलिटेशन स्कीम। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो स्कीम है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रॉब्लम है की जो प्रोसेस है यानी कि जो एक्सक्रीटा है उसको रिमूव करने के लिए, इन सब की चीज़ों के लिए लोगों का इस्तेमाल जो होता था पहले वो अब नहीं किया जा सकता। दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस कंट्री, याद रखेगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के थ्रू उनको रिहेबिलिटेशन उनका किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये स्कीम क्या है, नमस्ते स्कीम देख लेते हैं। इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। याद रखेगा दो मिनिस्ट्रीज़ का ये प्रोजेक्ट है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। दोनों ने मिलकर के किया है और इसका एम क्या है, टू इराडिकेट unsafe sewers and septic tanks and to have machines used for the cleaning practices। मतलब कि जो unsafe sewers हैं, unsafe septic tanks थे उनको इराडिकेट करना और क्लीनिंग जो प्रैक्टिस टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स एंड जो प्रैक्टिसेस थी मतलब कि जो अनसेफ प्रैक्टिसेस थी जो क्लीन द सीवर्स उनको रिमूव करना। एंड द स्कीम विल रिप्लेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स विच वॉज स्टार्टेड इन 2007। तो ये जो नमस्ते स्कीम है ये आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स स्कीम SRMS स्कीम को रिप्लेस करेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अंडर दिस स्कीम कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी लगभग 5
5 लाख रुपए के ऑन सैनिटेशन मशीनरी कॉस्टिंग अप टू ₹15 लाख विल बी प्रोवाइडेड सो दैट वर्कर्स विल बी एबल टू ओन सैनिटेशन मशीन्स देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो 15 लाख तक की मशीन खरीद सकें। एंड ये बेसिकली फॉर देयर ओन सैनिटेशन मशीन देमसेल्फ, मतलब कि वो सैनिटेशन मशीन खुद खरीद सकें, इसलिए उनको 5 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई जो काम वो हाथ से करते हैं उसको रिमूव करने के लिए भाई उनके पास मशीन होनी चाहिए। और मशीन कब रहेगी? मशीन तब रहेगी जब वो उसको खरीद पाएंगे। खरीद कब पाएंगे? खरीद तब पाएंगे जब उनको पैसा सरकार देगी। तो पैसा सरकार देगी बेसिकली इन्हीं तरीक़ों से। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देन इसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडीज़ ऑन लोन्स विल बी प्रोवाइडेड वेयर इंटरेस्ट रेट विल बी कैप्ड बिटवीन 4 to 6%। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स भी प्रोवाइड की जाएगी। एक तो इंटरेस्ट रेट 4 से 6% तक कैप किया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो रहेगा वो बेनिफिशियरीज़ को इंटरेस्ट सब्सिडीज़ मतलब उसमें भी छूट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। एंड स्कीम्स फॉर ट्रेनिंग द वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मशीन्स, मतलब वर्कर्स मशीन तो खरीद लेंगे लेकिन मशीन खरीदने से बस तो काम नहीं चलेगा। तो मशीन खरीद के वो किस तरीके से मतलब उसका बेनिफिट उठा सकते हैं बेसिकली उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी कराई जाएंगी। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। अब आगे मैं एक दो आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो पुराने और हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक न्यूज़ आइटम मुझे ये 12 तारीख की न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी मिली थी। तो 12 तारीख को एक न्यूज़ आई थी, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो ये भी जिन लोगों ने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 जो लाया गया है ये अलग है और ये थोड़ा सा चेंजेस करेगा इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट। इसके पहले जो एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, याद रखिएगा, उसको ये रिपील कर देता है, यानी उसको हटा देता है ये। तो नया जो एक्ट है अब याद रखिएगा अपना क्रिमिनल प्रोसीजर आपका आइडेंटिफिकेशन एक्ट है 2022 का, और ये किसको रिमूव करता है? इसके पहले एक एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का क्या यूज़ रहता है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मेजरमेंट्स लिए गए, उसके फोटोग्राफ्स लिए गए, ठीक है ना। और अभी जैसे इस बार तो बायोमेट्रिक और स्वैब वैब ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर दी गई। इनका मेन पर्पज़ होता है, 3 पर्पज़ होते हैं। पहला, टू इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट। पहला तो इसका एम रहता है कि आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट को इस्टेब्लिश किया जा सके कि कौन सा व्यक्ति क्या है, कैसा है। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड रेपिटेशन ऑफ सिमिलर ऑफेंसेस। मान लो उसी तरीके के कभी दोबारा ऑफेंस होते हैं तो हम इन्हीं सारी चीज़ों की मदद से उसको मतलब उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसी को मतलब कि कभी हमको अगर एक गेस करना है कि भाई कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है ना। जैसे कई बार जो होता है एमआई होता है, एमओ होता है, सॉरी एमओ जो होता है, एमओ यानी कि मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी बहुत सारे क्राइम्स का सेम होता है। तो बहुत जब सेम मोडस ऑपरेंडी होते हैं ना, तो मतलब कि किस तरीके से काम किया गया है, तो बहुत ही आसान हो जाता है पकड़ना, क्योंकि आपको पता रहता है भाई इसी तरीके की चोरी पहले भी की गई थी, इसी तरीके से ऐसा भी हुआ था, तब भी हुआ था। तो ये इस तरीके से लोग कई बार मतलब गेस कर लेते कि कौन किसने एक्ट किया है, जो है ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिए। थर्ड, टू एस्टैब्लिश अ प्रीवियस कन्विक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीवियस कोई कन्विक्शन है तो उसको अगर आपको पता करना है कि कोई ये व्यक्ति कब और इन्वॉल्व था, या ये कब आया था जेल, ये कब आया था पुलिस में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, है ना। इसमें पुलिस को पहले लीगल सैंक्शन लेना पड़ता था कि वो किसी व्यक्ति को सर्च कर सके, कलेक्ट कर सके एविडेंसेस, है ना, और इस तरीके से किया जाता था। बट नाउ दिस न्यू एक्ट इज़ देयर, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, ये इसको रिप्लेस कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या पहले था, क्या अभी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस का, वो है पर्सन्स हुज मेजरमेंट्स कैन बी टेकन। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। तो पहले एक कंडीशन बना रखी थी इन्होंने कि द पर्सन शुड बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स। मतलब कि व्यक्ति को कम से कम 1 साल की सज़ा होनी ही होनी चाहिए और कन्विक्टेड होना चाहिए, और 1 साल की सज़ा। अब अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, मतलब कोई व्यक्ति अगर कन्विक्टेड है और पनिशेबल है ना, इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड कोई भी ऑफेंस है, चाहे 1 साल से कम का ही क्यों, मान लो किसी को कोई सिर्फ 5 महीने की सज़ा है, कोई 4 महीने की सज़ा है, बहुत ही पेटी क्राइम्स में भी अब आपका
आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके जो मतलब कि बायोमेट्रिक हैं या इस तरीके के डेटा हैं ये लिए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इशू है। लोग ये कहते हैं भाई कि बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जो कि जिनका डेटाबेस हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ आप मिक्स करोगे। कॉमन सेंस है ना भाई, उसी में 10 साल से ऊपर की सज़ा वाला व्यक्ति का भी लिया जा रहा है मेजरमेंट डिटेल और ये सारी चीज़ें, और कोई ऐसा व्यक्ति जो 4 महीने की सज़ा करेगा, बहुत ही छोटा सा पेटी का एक्ट है कोई, उसमें करेगा। तो कुल मिला करके ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मतलब ये ट्रबलसम है ना। अगला देखो, जैसे दूसरा कैटेगरी है, शुड बी अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, है ना। तो पहले ये था कि अगर अरेस्टेड है कोई किसी ऑफेंस में एंड द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 1 ईयर और मोर। अब इफ इज एन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ और इफ डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो, नाउ दिस इज वेरी वेरी सीरियस। अब किसी व्यक्ति को अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी ले लिया तो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आपका मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो देखो ये तो गलत है ना, मतलब कोई व्यक्ति ने कोई एक्ट किया नहीं, आपने उसको, मतलब किसी व्यक्ति का अगर आपको डेटा लेना है तो बस उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में 1 दिन के लिए ले लो और पुलिस को पावर मिल जाएगी कि उसका मेजरमेंट बायोमेट्रिक की सारी चीज़ें रख सकता है अपने पास फिर। तो ये भी एक अपने आप में इशू है। तीसरा है, पहले कंडीशन थी इफ डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट फॉर मेजरमेंट टू बी टेकन, है ना, पहले था वो, तो अभी ऐसे रखा गया इफ डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। बट पहले ये था कि प्रोवाइडेड द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन प्रीवियसली, है ना, याद रखिएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सन टू हैव बीन अरेस्टेड इन दैट कनेक्शन प्रीवियसली। अब मतलब अगर मैजिस्ट्रेट ने कह दिया तो अब ये कंडीशन नहीं देखी जाएगी बेसिकली कि पहले ये इस केस में अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ तो भी आप उसका ले सकते हैं, ठीक है ना। Then ordered to give security for his good behavior under CRPC, now ordered to give security for his good behavior under CRPC, ये तो अभी भी सेम है, जो पहला था अभी भी सेम है, ठीक है ना। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज। नाउ व्हाट आर द मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन। तो देखो ये भी बहुत वाइड कर दिया गया है। पहले था फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन एंड फोटोग्राफ्स, है ना, फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन, मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ, ये था। अब अगर देखो तो अब आप देखो फिंगर इंप्रेशन, palm print impression, footprint impression, physical iris retina scan, physical biological samples for analysis, behavioral attributes including signature, handwriting, ठीक है ना, ये सारे any examination referred to in section 53 और section 53A of the CRPC। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाइड स्कोप कर दिया है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में, बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट्स पहले था कि जैसे एक्विट हो गया तो डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, डिस्चार्ज या रिलीज भी हो तो उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, है ना। अगर इफ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस प्रिजन पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, मतलब अगर वो पहले कभी भी मतलब सब्सिक्वेंट क्राइम्स में उसका मतलब अगर मतलब केवल किसी का पहला ही एक्ट हो और उसके पहले उसको कभी ऐसी पनिशमेंट ना मिली हो तो भी उसका कर दिया जाता था रिमूव या डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता था। अब देखो क्या है, अब क्या केसेस हैं एक्विटल के केस में, डिस्चार्ज रिलीज के केस में, इफ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म, फॉर कन्विक्ट्स रिकॉर्ड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम 75 ईयर्स ऑफ कलेक्शन। कन्विक्ट्स के लिए, लेकिन जो कन्विक्ट्स हैं उनके लिए रिकॉर्ड अब 75 सालों बाद, 75 ईयर्स ऑफ देयर कलेक्शन, 75 सालों बाद ही रिमूव किए जा सकते हैं। तो इनका भी अमृत महोत्सव ही एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। ये अच्छी न्यूज़ आइटम था, आपको समझ में आया होगा। अब 12 के ही न्यूज़पेपर में एक और न्यूज़ आइटम था, गिलेर्मो रियोस इज द न्यू लीडर ऑफ UNMOGIP। तो गिलेर्मो रियोस, याद रखिएगा, रियर एडमिरल रियोस, ये अब सक्सीड करेगा मेजर जनरल जोस एलाडिन को, है ना, उरुग्वे का था जोस एलाडिन, उसको आगे उसके आगे अब गिलेर्मो रियोस विल बी द न्यू लीडर ऑफ UNMOGIP, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गिलेर्मो रियोस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गिटरेस ने अपॉइंट किया है रियर एडमिरल गिलेर्मो पैब्लो रियोस को ऑफ अर्जेंटीना एज द हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। UNMOGIP क्या है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। अब एक आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि भैया UNMOGIP है क्या, ठीक है ना। तो देखो क्या है, कराची एग्रीमेंट जो था 1949 का, कराची एग्रीमेंट कब हुआ था, 1949 का। इट फर्म्ड अप द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर्स एंड परमिटेड द
सुपरविजन ऑफ सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश इन जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि वहाँ से कुछ जो पठान लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया था पाकिस्तान से। उसके बाद कराची समझौता होता है, कराची एग्रीमेंट हुआ 1949 में, और वहाँ से फिर यूएन ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया। यूएन ने बोला कि ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे जो आपने सीज फायर लाइन बनाई है, जो आप सीज फायर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1949 में ये सारी चीज़ें चली। अब इंडिया जो है UNMOGIP के रोल को केवल 1972 तक ही मानता है, क्योंकि आफ्टर 1972 जब शिमला एग्रीमेंट होता है, यानी कि जब शिमला समझौता हो जाता है या शिमला एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद से इन्होंने कहा कि 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि दैट एस्टैब्लिश द लाइन ऑफ कंट्रोल और LOC, है ना। अब सीज फायर लाइन तो है नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल थी, एंड उसको हम मतलब दैट वाज द फॉलोइंग सीज फायर लाइन। पहले सीज फायर लाइन था, लेकिन फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है 1972 के बाद इस्टेब्लिश हो गई है। तो उनका ये कहना है कि हम UNMOGIP को नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी भी UNMOGIP को मानता है। तो पाकिस्तान अभी भी कंप्लेंट्स UNMOGIP में देता रहता है, डालता रहता है, ठीक है ना, 1972 के बाद भी। इंडिया हालांकि इसके रोल को इतना नहीं मानता है। लोकेशन UNMOGIP की क्या है, ये आपका इंडियन पाकिस्तान का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में रखा गया है, जो कि नवंबर टू अप्रैल रहता है, और श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में मई टू अक्टूबर रहता है। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था UNMOGIP, याद रखिएगा। और इंडिया जो है 1972 के बाद से हालांकि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो वैल्यू नहीं देता है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगली एक न्यूज़ 12 तारीख की एक और न्यूज़ देख लो। चाइना में एक नया डिसीज़, नया वायरस था, लांगिया वायरस था। अभी भी इसका कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन पैथोजन जो है वो रैट्स में काफ़ी ज़्यादा मिला। दिस इज़ फाउंड इन रैट्स एंड ऑल, है ना। श्रीयूज श्रीयूज को कहा जाता है कि दे आर फाउंड इन श्रीयूज एंड ऑल। तो सबसे पहली बात तो ये कि श्रीयूज होते क्या हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रैट जैसा ही दिख रहा है ना, ये दिख तो रैट जैसा ही रहा है मेरे को। तो ये इसी तरीके का एक एनिमल है, बस इसकी जो नाक है ना थोड़ा बड़ी होती है, तो आगे का जो पोर्शन है तो इससे काफ़ी ऐसा प्रोट्रूडिंग टाइप का रहता है, और बाकी ऐसा इस तरीके का ही रहता है। ये देखो श्रू बन गया ना, एकदम श्रू ही तो बन गया। तो ये एक श्रू याद रखिएगा। ये लांगिया वायरस जो है, तो चाइना में बहुत सारे लोग हैं जो कि अब लांगिया वायरस से परेशान है, दे आर सफरिंग फ्रॉम लांगिया। द वायरस इज कॉल्ड लांगिया हेनिपा वायरस और लेवी याद रखिएगा, हेनिपा वायरस, लांगिया हेनिपा वायरस या फिर लेवी इसको कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, लांगिया हेनिपा वायरस या लेवी। एंड पेशेंट्स आर रिपोर्टेड सिम्टम्स लाइक फीवर, फटीग, कफ, नोजिया, हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। श्रूज से मिला है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई इसमें अभी तक नहीं है, श्रूज के थ्रू हो रहा है। हो सकता है श्रू खा रहे हो, मतलब कुछ भी खाते हैं साले चाइनीज़ तो, है ना। और वायरस इज कॉल्ड लांगिया हेनिपा वायरस या फिर लेवी, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, लेवी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है सैम्पल साइज जो अभी है वो इट इज़ स्टिल टू स्मॉल टू डिटरमाइन एनी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड देन तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एंड रिसर्चर्स चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने ही, यहाँ के लोगों ने रिसर्च किया अभी। तो अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और मिलता है। तो अब 13 तारीख की न्यूज़पेपर में एक और फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हुआ था। आप सबको पता होगा सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हुआ था, ये आपको सबने बता दिया होगा। मैं मेन आपको फोकस करूँगा उनके जो काम है इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो उनके ऊपर। तो इनको बुकर प्राइज़ मिला है 1981 में इनके दूसरे नॉवल के लिए, जिसका नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन वॉज द सेकेंड नॉवल जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था 1981 में, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, याद रखिएगा। फोर्थ नॉवल इनकी जो मेन को ट्रैवल में लाया है उसकी चौथी नॉवल है जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। अब देखो सैटन का जो कंसेप्ट है दैट इज़ कहना चाहिए कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सैटन, देयर इज इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सैटन एंड ऑल, और इट वाज बेसिकली पब्लिश्ड इन 1988। और यही से ब्लास्फेमी और इन सब के इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो लगने लगे। और आयतुल्लाह खुमैनी आपको पता होगा ईरान में उस समय था, 1981 में उस समय वो था जो शासन कर रहे थे, और उसने भी काफ़ी फतवा जारी किया था अगेंस्ट सलमान रश्दी एंड ऑल। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए।
तो ये सैटेनिक वर्सेस भी याद रखिएगा और मिडनाइट चिल्ड्रन तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा रश्दी ने जैगुआर स्माइल भी लिखी थी, विच वॉज एन अकाउंट ऑफ अ जर्नी ऑफ निकारागुआ। तो निकारागुआ की जर्नी का अकाउंट करते उन्होंने कौन सी लिखी थी, जैगुआर स्माइल। तो ये एक और नॉवल है इनकी, जैगुआर स्माइल, ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा इनकी एक और नॉवल है शेम, द थर्ड नॉवल जो थी वो शेम थी, विच वॉज रिगार्डिंग पाकिस्तान, स्केर्सली डिस्गाइज्ड पाकिस्तान। तो इन्होंने ये शेम नाम की नॉवल भी लिखी है। जैगुआर स्माइल हो गया, शेम हो गया, ठीक है ना। सैटेनिक वर्सेस का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ट्रबल है इनको वो सैटेनिक वर्सेस के कारण हुआ है। एंड इसके अलावा इनको वाइट ब्रेड प्राइज़ भी मिला है फॉर नॉवेल्स, वाइट ब्रेड प्राइज़। तो वाइट ब्रेड प्राइज़, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वाइट ब्रेड में बोल रहा हूँ, विट ब्रेड प्राइज़, अगर आपसे कोई पूछे कि विट ब्रेड प्राइज़ किसके लिए मिलता है तो ये नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड याद रखना इसको, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। वापस आते हैं आज के न्यूज़पेपर में। देखो मैंने आपको सारे न्यूज़ आइटम्स जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि आपका कुछ भी मिस होगा, इसलिए मैंने हर दिन के पेपर भी खोल लिए थे और आपको उससे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपने न्यूज़पेपर में आज के न्यूज़पेपर जो मैंने लिख के लाया हूँ उसमें देखते हैं, तो एक और है नेचर इंडेक्स। अब नेचर इंडेक्स 2022 का रिलीज़ किया गया है एंड इसमें हैदराबाद जो है उसको रैंक 1 दी गई है फॉर इंडियन। हैदराबाद सिक्योर्ड फर्स्ट रैंकिंग अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़, याद रखिएगा। क्यों रखा गया है हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को क्यों फर्स्ट पोजीशन में रखा गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ 72 रिसर्च पेपर्स एंड शेयर ऑफ 19.46% इन द एकेडमिक सेक्टर, ठीक है ना। तो जो इसका शेयर था, तो नेचर इंडेक्स कौन निकालता है, याद रखिएगा। नेचर इंडेक्स एक नेचर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज़ अ नेचर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि देखता है कि कितना क्वालिटी रिसर्च हो रहा है एंड कितना क्वालिटी आउटपुट रिसर्च का मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर इंडेक्स किस लिए निकाला जाता है, देखो मेन न्यूज़ ये है, रैंक किसकी आई किसकी नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है कि नेचर इंडेक्स निकाला किसके लिए जाता है। तो नेचर इंडेक्स निकाला जाता है बेसिकली आपके रिसर्च पेपर और रिसर्च के आउटपुट के लिए कि कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक नई स्कीम है, देखो मैं इसको ओपन कर देता हूँ इस तरीके से, हाँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द फिफ्थ न्यूज़ जो है, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नीपम मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 2021 में, याद रखिएगा। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो किसने लॉन्च किया था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एंड ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन एसोसिएशन विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के द्वारा, और नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन इसका नाम है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का बेसिकली गोल था कि 31 जुलाई 2022 तक 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड गिव देम अवेयरनेस, गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग रिगार्डिंग दैट। 1 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है ना। एंड अगर हम देखें माइलस्टोन क्या क्या है, तो बिल्कुल एक 10 लाख का जो माइलस्टोन था, यानी कि 1 मिलियन का जो माइलस्टोन था वो पूरा हो गया। लगभग 3662 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कवर किए गए, है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन बेसिकली क्या था, इसमें 2 लेवल थे, लेवल ए में जो 9 to 12 के बच्चे थे वो, और लेवल बी जिसमें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे थे वो इंक्लूड किए गए थे, ठीक है ना। एम इसका वही था कि जो लोग हैं उनको IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें याद रखना। अगली न्यूज़ है स्माइल एट 75 इनिशिएटिव, स्माइल 75 स्कीम, स्माइल 75। अब ये जो स्कीम है, दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, जिसने कि मार्क किया है 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इट हैज़ मार्क्ड 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सनस प्रैक्टिसिंग द एक्ट ऑफ बेगिंग। 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इसमें मार्क किया गया है, जहाँ पे ऐसे लोग जो कि प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग कर रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट, कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट करना है। दिस स्कीम हैज़ बीन इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एंड दिस स्टैंड्स फॉर, स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लोगों को सपोर्ट देना जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि जिनको मतलब कि सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें।
75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इसमें टैग किया गया है, पकड़ा गया है। ऐसे वहाँ पे जो एक्ट ऑफ बेगिंग करते थे उनको इसमें बेसिकली वो देना है, मतलब सपोर्ट देना है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, उनको रिहेबिलिटेट करना है। अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, कल्चर मिनिस्ट्री और गूगल ने एक नया इनिशिएटिव किया जिसका नाम है इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव। याद रखिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री एंड गूगल, इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है ना। कल्चर मिनिस्ट्री एंड मिलकर के, अब गूगल बोलूँगा भी नहीं मैं, इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लॉन्च दिस इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव, जिसमें कि दे आर सेलिब्रेटिंग द अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट इन द लास्ट 75 ईयर्स। पिछले 75 सालों में जो हमारा अचीवमेंट है उन सबको हाईलाइट शोकेस किया जाएगा। ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही हिस्सा है। इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ द अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू टेक सिटीजन्स टू अ रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब उनको नॉलेज प्रोवाइड करना बाय इलस्ट्रेशंस, आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस एंड ऑल, है ना। ये आपको याद रखना है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अब 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है श्री अरबिंदो घोष की, ये भी अपने नोट्स में आप ऐड कर दीजिए। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है अरबिंदो घोष की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स कंडक्ट करेगा पूरे कंट्री में फ्रॉम अगस्त 12 टू अगस्त 15, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 75 प्रिजन्स हैं इंडिया के ऐसे जहाँ पे ये प्रोग्राम किया जाएगा, है ना। श्री अरबिंदो काफ़ी फेमस हैं फॉर हिज फिलासफी एंड ऑल। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये भी मार्क किया है 75 प्रिजन्स इन इंडिया एंड उन बेसिकली जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल था श्री अरबिंदो का, प्रिजन भी गए वो, है ना। ये सारी चीज़ें उन मतलब 75 प्रिजन्स में उनके टीचिंग्स को बताया जाएगा, है ना, उनकी फ़िलासफ़ी को बताया जाएगा, उन्होंने जो योगा और मेडिटेशन की जो फ़िलासफ़ी रखी है उसके बारे में बताया जाएगा। श्री अरबिंदो वॉज अ इंडियन फिलोसोफर, योगा गुरु, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट एज वेल, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर्स लाइक वंदे मातरम। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स लाइक वंदे मातरम एंड ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर। 1910 तक तो उनका बहुत ज़्यादा रोल था, बट फिर उसके बाद उनका काफ़ी उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी और ये सारी चीज़ें लगा दी गई, जिसके बाद फिर उनको जाना पड़ा साउथ की तरफ, वो फिर मूव कर गए। एंड पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम भी आप सबको पता होगा, विच वॉज स्टैब्लिश इन 1926। श्री अरबिंदो आश्रम 1926 में स्टैब्लिश किया गया था, याद रखेगा। अब एक एक्सरसाइज के बारे में, उद्र शक्ति याद रखिए, UDRA, उद्र, रुद्र होता है ना, रुद्र नहीं, उद्र शक्ति इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये की जाएगी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। अब यहाँ पे अगली न्यूज़ है, चाइना और नेपाल ने रिसेंटली दे हैव गिवन कंसेंट टू कंस्ट्रक्ट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड चाइना विल ऑल्सो गिव ग्रांट ऑफ $118 मिलियन टू नेपाल, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो चाइना और नेपाल अब ये नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहे हैं रेलवेज़ के थ्रू, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। और ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, इंडिया को भी इसमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्या इतने करीब चाइना का रहना ठीक है या नहीं, है ना। तो लांगिया के वायरस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 11 नए रामसर साइट्स हैं नाउ इंडिया हैज़ 11 न्यू रामसर साइट्स। द टोटल ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज नाउ 75। इंडिया के टोटल रामसर साइट्स अब 75 हो चुके हैं, ठीक है ना। 2013 तक हमारे पास केवल 26 रामसर साइट्स थे, नाउ सोचो 75 रामसर साइट्स आर देयर, तो बड़ी बात है। ये जो रामसर साइट्स हैं, इंडिया जो है वो 1982 में रामसर का एक सिग्नेटरी बना, रामसर कन्वेंशन का। रामसर एक ईरान में जगह है, 1971 में यहाँ पे वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन हुआ था, है ना। और उस कन्वेंशन में अब जो नए साइट्स हैं, लेटेस्ट एडिशन देख लो, मैं बता दूँ, तामपारा लेक आपका, हीराकुड रिजर्वायर और अनसुपा लेक, ये आपका उड़ीसा के हैं। कौन कौन से? तामपारा लेक, हीराकुड रिजर्वायर, अनसुपा लेक, ये आपके उड़ीसा के हैं। यशवंत सागर आपका इंदौर मध्य प्रदेश का है। फिर चित्रनगुड़ी आप बर्ड सेंचुरी और सुचिंद्रम थियोरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर बर्ड सेंचुरी और कजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु के 4 हैं। कौन कौन से? चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रन थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर बर्ड सेंचुरी और कजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये आपके तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का थाने क्रीक हो गया,
महाराष्ट्र का, हीगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। जम्मू कश्मीर के दो हैं, कौन कौन से, हीगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर के। तो 11 कुल मिलाकर के और ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि इंक्लूड कर दिए गए। आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल। तो अब पुराने न्यूज़ आइटम्स तो लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर की बाकी बड़ी खबरों। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। त्रिपुरा ब्रू रेफ्यूजी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन देयर न्यू सेटलमेंट। तो अब यहाँ पे ब्रू या रियांग रेफ्यूजीज़ जो हैं, जो मिज़ोरम से आए हैं एंड हु आर रिसाइडिंग इन देयर न्यू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफ त्रिपुरा, उनको याद रखिएगा एक क्वाड्रिपार्टाइट अकॉर्ड था 2020 में हुआ था, 2 साल पहले। क्वाड्रिपार्टाइट मतलब 4 पार्टीज़ हैं उसमें, मैं बता देता हूँ उसमें कौन कौन से। एक तो मिज़ोरम होगा, एक त्रिपुरा होगा, एक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एक रियांग या ब्रू ट्राइब के लोग होंगे। तो ये 4 हो गए ना। तो 4 ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किसके किसी बीच में था, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड द ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 4 लोग हो गए ब्रू ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट, 4 एग्रीमेंट। अब यहाँ पे मिजोरम से इनको लाया गया था और यहाँ इनको त्रिपुरा में रिसाइड करवाया गया था। तो एज पर द एग्रीमेंट ब्रू ट्राइब्स वुड बी गिवन लैंड टू रिसाइड इन त्रिपुरा। इस एग्रीमेंट का पार्ट ही था, 600 करोड़ रुपए दिए गए थे और ब्रू ट्राइब्स को कहा गया कि आपको लैंड दिया जाएगा त्रिपुरा में रहने के लिए। फिक्स डिपॉजिट 4 लाख का दिया जाएगा टू ईच फैमिली एज एन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एड, एंड वो 2 साल के बाद इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। Each of the displaced families will be given 40-30 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 40 बाई 30 यानी कि बहुत अच्छा, काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम देम ईच फैमिली वुड बी गिवन 5000 कैश पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक के लिए 5000 रुपये पर महीने दिए भी जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक फेवरेबल कहना चाहिए अकॉर्ड था और ब्रू रियांग ट्राइब के लिए, है ना। और रियांग ट्राइब याद रखिए कि PVT यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी आती है और होजागिरी डांस के लिए फेमस है। होजागिरी डांस, अगर आपसे कोई पूछे होजागिरी डांस किसका है तो ब्रू या रियांग ट्राइब का ही डांस है, याद रखिएगा। एंड होजागिरी दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एडिटोरियल आज का पहला है द फ्रेजिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि नॉर्थ ईस्ट कितना ज़्यादा एक वल्नरेबल सेक्शन अभी भी इंडिया का है। मतलब अभी तो चलो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है काफ़ी, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन था ये पहले, कहना चाहिए, है ना। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम से इनको इंक्लूड करने की कोशिश और किस तरीके से वो अपने बेनिफिट के लिए उसका इनका मिसयूज़ किया जा रहा था इस पूरे रीजन का, वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। देखो इस रीजन का एसिमिलेशन करने के लिए हमेशा कोशिश की गई है, ऐसा नहीं कि इसको कोशिश नहीं की गई थी, इट वाज डन। 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मतलब किया गया है। पहला तो याद रखिएगा 1949 का जो 6th शेड्यूल था, है ना, 1949 में 6th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था। और दूसरा जो काफ़ी इम्पैक्ट किया इस रीजन को वो था अफ्स्पा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा, जो कि 1958 में आया। तो इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और ऑथर ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम की भी 2-3 चीज़ें बताई, जैसे कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो मंगोलियन फ्रिंज, याद रखिएगा एक पेपर था ब्रिटिश इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ओलफ कैरोए का, एक पेपर था जिसको मंगोलियन फ्रिंज बोलते हैं। मंगोलियन फ्रिंज एक्चुअली इनका ये कहना था कि जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, मतलब उनके लिए उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट फीलिंग वेरी क्लोज टू द इंडियन पार्ट, है ना। उस समय ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है एक्चुअली, तब ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने कहा था कि दे आर नाइदर रेशियली नॉर हिस्टोरिकली नॉर कल्चरली नॉर लिंग्विस्टिकली हैव एनी एफिनिटी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस पेपर में मंगोलियन फ्रिंज नाम के पेपर में ओलफ कैरोई ने ये चीज़ कही थी, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने एक ये ब्रिटिशर्स ही थे कमीने जिन्होंने की एक पॉलिसी बनाई थी। क्या पॉलिसी थी इनकी, ये क्राउन कॉलोनी की, क्राउन कॉलोनी। अब देखो साले कितने वो थे और हमको अलग भी करने की कोशिश कर रहे थे। क्राउन कॉलोनी की बात करते थे। क्राउन कॉलोनी मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं और बर्मा और ट्राइबल एरियाज जो बर्मा के, इनको मिला करके दे वर सेटिंग अप अ क्राउन कॉलोनी जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर रहेगी। तो काफ़ी मिसयूज़ किया है, काफ़ी जो सेपरेशन के बीज जो है ना वो वहीं बोए गए हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम में ही बोए गए हैं।
ठीक है ना। तो ये भी एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे इंडिया पूरा इंडिया है ना, इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन ब्रिटिशर्स के थे जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, और उस कारण से उन्होंने बहुत हमारे ही भाई बहनों का हमारे अगेंस्ट कर दिया। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और चीज़ उन्होंने बताई है, जैसे कि इसको स्टडी किया गया है, जैसे कि फिर ऑथर ने कुछ स्टेट्स के बारे में बताया, जैसे 1972 में ऑटोनॉमस रीजन्स को बाइफरकेट कर दिया गया फ्रॉम असम। पहले तो केवल असम था, असम से ही अलग अलग रीजन्स को बाइफरकेट किया गया। मेघालय के स्टेट बना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1987 में फिर अरुणाचल और मिजोरम को भी स्टेट बना दिया गया। त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले पार्ट सी स्टेट्स थे, आफ्टर मर्जर विद इंडिया इन 1949, दे वर ऑल्सो अपग्रेडेड टू स्टेट्स इन 1972। उनको फिर अपग्रेड में स्टेट कर दिया, स्टेट्स में अपग्रेड कर दिया गया, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर को भी 1972 में। तो काफ़ी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें। अब इंडिया ने काफ़ी प्रयास किए हैं इन रीजन्स को अपने साथ असिमुलेट करने में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई, चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में चेंजेस किए गए, एंड फाउंडेड इन 1971, 1971 में इसको एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में बनाया गया था इनिशियली, लेकिन बाद में 2002 में एक्ट वाज देयर एंड उसके थ्रू NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को एक नई लाइफ प्रोवाइड की गई। एडवाइजरी रोल से इसको बढ़ा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, सिक्किम को इसमें इंक्लूड किया गया, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर इसका एक्सपैंड किया गया, ताकि इसमें पहले केवल गवर्नर्स थे, बट बाद में इसमें इस गवर्नर्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड किया गया, है ना, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स वर इंक्लूडेड। तो काफ़ी रोल बढ़ाया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। फिर 2001 में डोनर बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बनाया गया, और 2001 में इसको बनाया गया। 2004 में इसको अपग्रेड कर दिया गया टू अ फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री। डोनर को एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री का दर्जा 2004 में दे दिया गया। अब आप देख सकते हो कि मतलब जो फियर था, पहले फियर था नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स थे, ट्राइब्स थे, कि हम वी आर इन फॉरेन हैंड्स, उस फियर को दूर करने की कोशिश की गई है, उस फियर को दूर करने की कोशिश की गई है। एंड इन एरियाज़ बिल्कुल मेरा तो यही मानना है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अभी जैसे नागा पीस अकॉर्ड हुआ, चाहे आप देख लो, चाहे आप इस तरीके से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ब्रू और रियान ट्राइब का हमने अभी केस देखा, जस्ट हमने न्यूज़ पढ़ी, तो कितने बेहतर तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि हो रही है ऑलरेडी, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड एडिटोरियल है द टेम्पल्स दैट जवाहरलाल नेहरू बिल्ट। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन बेसिकली एक तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले 1955 में तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्टार्ट उन्होंने करवाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली 2021 की ही न्यूज़ है, 2022 की नीज़ है कि LIC को 21,000 करोड़ रुपये मार्केट से उसने उठाए जब उसे लिस्टिंग हुई, उसकी शेयर की लिस्टिंग हुई। तो इसके अलावा नेहरू के जो विज़न था उसमें IIT IIM का विज़न था, जो आज भी इतने ज़्यादा बड़े बड़े जो CEOs और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हैं वो सारे IIT IIM के पढ़े हुए हैं, तो एक काफ़ी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। फिर जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो उन्होंने डैम्स और ये सारे बनवाए, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि जो भाखरा नंगल डैम है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, ये सारा उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। IOCL का हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो गए। ये सारा विज़न जो था वो एक बहुत ही महान व्यक्ति का, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उनका विज़न था। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। इसके अलावा नेहरू ने का ही विज़न था कि केंद्रीय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया जाए, तो केंद्रीय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया। आज भी देखो केंद्रीय विद्यालय इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया, जो कि सेंट्रल के स्कूल्स में आते हैं। ठीक है ना। देन उन्होंने, नेहरू जी ने ही इंपॉर्टेंस देखा प्रमोटिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, एंड इसलिए उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का भी सजेशन दिया गया था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ पे स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश करवाए गए। एक तरीके से इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए कोई कसर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं छोड़ी थी। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चंडीगढ़ को फर्स्ट स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया गया था, है ना, जो कि मतलब अभी काफ़ी फैशन में चल रहा है ये टर्म, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया, ये सारी चीज़ें। जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में तब डेवलप कर दिया था। तो काफ़ी एक बड़ी बात है, जो कि आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आप उसको याद रखेंगे, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर, है ना।
फिर आगे हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कि नहीं। तो ऑथर ने कहा कि इंडिया ने जो तरक्की इसके बाद की, यानी कि चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे ये सारी चीज़ें हो, इसमें भी कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू का रोल नहीं था। सो दैट वाज अगेन अ थिंग कि इसकी सफलता में भी इसके बेसिक बैकग्राउंड जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। और आज भले हम उनको भूल जाएं, भले हम उनको गाली दें, बट एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जवाहरलाल नेहरू के, जब आप लोग थोड़ा समझने योग्य हो जाएंगे और ज़्यादा, तो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि कुछ चीज़ें विच वर नॉट इन हिज हैंड एंड ही हैज़ बीन गिवन द फॉल्ट ऑफ दीज, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, बट जो व्यक्ति जिसका जितना ड्यू है वो उसको रिस्पेक्ट उतनी मिलनी चाहिए और आपको उतनी देनी भी चाहिए। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। द शैकल्स ऑफ 1861 नीड्स टू गो। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने सुधार किया। प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 हम लेकर के आए। डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट हमने 1961 में पास कर दिया। डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961 में किया, है ना। फिर हमने इंडियन पीनल कोड में कितने सारे चेंजेस किए। इंडियन पीनल कोड हमने 1983-86 में चेंजेस किए। उसमें 498A हमने जोड़ा, जिसमें कि विमेन के साथ अगर कोई क्रुएलिटी होती है। 304B यानी कि डाउरी डेथ हमने उसमें इंक्लूड की है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट हम लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें लाई हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट अभी भी हम 1861 का ही चला रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इज स्टिल देयर एंड आज भी हमको वही पुलिस एक्ट चल रहा है। तो जैसे पहले एक हमको मतलब क्या था, पुलिस एक्ट जब लाया गया था तब तो एक माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट था। उनका दिमाग था कि भाई पुलिस को किस तरीके से पपेट बना करके रखा जाए और अपना उनका मिसयूज़ किया जाए। बट आज अब उसकी ज़रूरत नहीं। जैसे पहले क्या था, पुलिस को हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट, जो वहाँ पे गवर्नर होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है ना। आज भी यही कि अगर आज भी आपको एक एसपी को अगर एसएचओ ट्रांसफ़र करना है तो उसको एक थाने से दूसरे में, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो भाई ये रूल्स अब नहीं होने। ये जो शैकल्स हैं, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इनसे जो पुलिस का काम है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, ठीक है ना। ये यूपी की बात है। देखो लिखा है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज अनेबल टू ट्रांसफर हिज स्टेशन हाउस ऑफिसर विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज भी यही चल रहा है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड है आज भी। 1861 का जो पुलिस एक्ट है काफ़ी बाउंडेड है एंड ये हमको पुलिस को थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा पुलिसिंग के लिए, उनको थोड़ा पावर देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आप इसको याद रखेगा। द कन्फ्लिक्ट ओवर नगोर्नो काराबाख रीजन। तो नगोर्नो काराबाख रीजन में आपको मैप दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नगोर्नो काराबाख। एक्चुअली ये नगोर्नो काराबाख रीजन जो है ना वो अजरबैजान की बाउंड्री में आता है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आर्मेनियन रह रहे हैं। तो इशू यही है, मतलब बॉर्डर का इशू है, याद रखिएगा बस। बॉर्डर का इशू है मेजरली नगोर्नो काराबाख का। अजरबैजान की टेरिटरी, ये देखो अजरबैजान है, यहाँ पे ये इसने अपनी टेरिटरी में नगोर्नो काराबाख को रखा हुआ है। लोग यहाँ पे आर्मेनियन रह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है? आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है इन दिस डिस्प्यूट ऑफ आर्मेनिया अजरबैजान, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाख, याद रखिएगा। अब अभी रिसेंटली एक चाइनीज़ वेसल जो था वो हम्बन टोटा पोर्ट में आ गया था। तो देखो अब देखो हम्बन टोटा पोर्ट में आ तो गया, अब ये इंडिया के लिए इशू की वाली बात है ना, ऑब्वियसली इंडिया के लिए इशू की बात है। तो अब श्रीलंका कह रहा है कि चलो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताओ कैसे आप मदद भी करता है इंडिया और ये ऐसा भी बोलते हो, है ना। तो पोर्ट्स में आपको एक बार श्रीलंका के दिखा दूँ। जैसे ये जाफना वाला रीजन, ये है नॉर्थ वाला रीजन, जाफना का है। एक ट्रिंकोमली पोर्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। देन यहाँ पे आपको ओल्यूविल पोर्ट दिख रहा होगा। हम्बन टोटा ये साउथ वाला हम्बन टोटा पोर्ट है। फिर गाले का पोर्ट है, यहाँ पे कोलंबो पोर्ट है, ठीक है। त्रिंकोमली, ओल्यूविल, हम्बन टोटा, गाले और कोलंबो पोर्ट। तो ये आप मैप ज़रूर याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियन नेवी ने 7 कॉन्टिनेंट्स में अपना झंडा जो है वो लहराया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी जगह हैं। सैन डियागो में INS सतपुड़ा गया था, सैन डियागो में, ठीक है। लंदन में आपका INS तरंगिणी गया था।
ठीक है ना। रियो डी जेनेरो में आपका INS तरकश गया था, ठीक है। फिर इसके अलावा मस्कट ओमान में और आपका INS चेन्नई गया था, और आपका INS कोची गया था, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज देयर। फिर INS आपका ताबर गया था मोजाम्बिक में, याद रखिएगा, मोम्बासा में, सॉरी नॉट मोजाम्बिक, मोम्बासा में INS ताबर गया था, INS ताबर गया था। और सुमेधा, INS सुमेधा गया था आपका पर्थ में गया था INS सुमेधा, और सिंगापुर में INS सरयू गया था, ठीक है ना। याद रखें, दीज आर द 7 प्लेसेस। कौन कौन सी? INS सरयू इन सिंगापुर, INS सुमेधा इन पर्थ, INS ताबर इन मोम्बासा, INS चेन्नई एंड कोची इन दीज रीजन्स ऑफ मस्कट। देन लंदन में INS तरंगिणी, INS तरकश इन रियो डी जेनेरो एंड INS सतपुड़ा इन सैन डिएगो। ये 7 लोकेशंस और इनकी मैंने आपको बता दी, याद रखना। अब ऑन सैन सू की को 6 साल की और जेल दी गई है ऑन ग्राफ्ट या करप्शन चार्जेस। तो वहाँ पे जो मिलिट्री जनता है उसने 6 साल की सज़ा और सुना दी है। इंडिया गिफ्ट्स डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। अब याद रखिएगा, कोलंबो ने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मांग की थी 2018 में, और इंडिया ने वो मांग सुनते हुए इंडिया ने गिफ्ट किया, हैंडेड ओवर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे, रीअफर्मिंग इट्स सिक्योरिटी टाइज विद द आइलैंड नेशन। इंडिया ने कहा कि भैया हम आपकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, आपकी सिक्योरिटी में ही कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी भी छुपी हुई है, तो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। और दूसरा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी जल्दी ही लोगों को दिया जाएगा, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस day.